10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखते हैं अब तक हम लोगों ने सैलरी चैप्टर में क्या क्या देख लिया। सेक्शन 14 देखा था, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। कॉपी पिन। सेक्शन 14A देखा था, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। याद आया। सेक्शन 15 देखा था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 में 3 डिडक्शंस देखी थी। 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन एलिमिनेट डिलीट हो चुका है। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अवेलेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। सेक्शन 16(3) देखा था, प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वॉट एवर द अमाउंट इज पेड बाय द एम्प्लॉई ऑन दिस अकाउंट इज डिडक्टेबल एट ऑल। सेक्शन 17 में 3 डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने। कितनी डेफिनेशंस देखी थी? 3 डेफिनेशंस देखी थी। जरा ध्यान दे। 17(1) डेफिनेशन किसकी थी? डेफिनेशन ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कॉम्यूटेड पेंशन, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सेक्शन 80CC एंड एडवांस सैलरी। दैट्स इट। पक्की बात है। सेक्शन 17(2) में डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। क्या डेफिनेशन थी? पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। थर्ड है the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. फोर्थ बताया गया था, any obligation of the employee is met by the employer, any sum paid to get an assurance of life of the employee, any other fringe benefits as may be prescribed under this act. और जब मैंने बोला था as may be prescribed under this act means गो टू रूल्स। ठीक है ना। 7th पॉइंट बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और 8th बताया था सुपर एन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख अप्रूव्ड वर्ड पर अंडरलाइन करवाया था। 17(3) डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये भी बता दिया। 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे इस पर। पहला, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर on account of termination or modification in terms of the employment. Second बताया था, any compensation due to or received by any person, employer कटवा दिया था मैंने, any person from any other person before the joining of the employment or after the cessation of the employment. And third and last point मैंने डिस्कस किया था last time, that is your key man insurance policy. क्या डिस्कस किया था? key man insurance policy। याद आया? आज हमको इसके आगे देखना है। सर आपने काफ़ी चीज़ें नहीं बताई हम लोगों को। जब हम परक्विजिट्स को डिफाइन कर रहे थे तो उस समय मैंने कहा था रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसको हम आगे देखेंगे, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन आगे देखेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आगे देखेंगे। मीन्स परक्विजिट्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने केवल डेफिनेशन को एक तरह से रट लिया है, समझा तो कुछ है ही नहीं, बस पॉइंट्स दिमाग में रख लिया। अच्छा घर होता है, अच्छा कंसेशनल रेट पर होता है, अच्छा घर के अलावा भी कोई चीज़ें मिलती हैं, बस इतना ही देखा है। इसके आगे तो कुछ किया ही नहीं, और अभी हम करने भी नहीं जा रहे। परक्विजिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। परक्विजिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो अभी का डिस्कशन करना है दैट इज योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
सेवानिवृत्त होने के पश्चात के लाभ। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है। एक एम्प्लॉई पक्की बात है कभी ना कभी रिटायर करेगा ही करेगा, और जब रिटायर होता है तो उसको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, और इन चीज़ों को हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम से जानते हैं। पहला, प्रोविडेंट फंड। सेकंड, ग्रेच्युटी। थर्ड, कम्यूटेड पेंशन। फोर्थ, लीव इनकैशमेंट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, किसी एम्प्लॉय को आप जबरदस्ती निकाल दो, छंटनी कर दो, उसकी निकाल दो, वो निकलना नहीं चाहता, अभी वो रिटायर होने वाली एज में नहीं आया, उसको मैंने ज़बरदस्ती निकाला। जब हम ज़बरदस्ती निकालते हैं तो उस समय जो कहते हैं कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। कौन सा कंपनसेशन? रिट्रेंचमेंट। एंड उसकी मर्जी है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। वीआरएस स्कीम में जाकर कोई कंपनसेशन लेना चाहता है। मैंने पूछा कितने लोग जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया, जाओ ये कंपनसेशन ले लो, बात खत्म। दिस इज नोन एज वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, जो वीआरएस स्कीम में आता है। क्लियर? बोलो भाई, अब करना क्या है? हटा सकते हैं, लिख लिया कहीं पर, लिस्ट बना ली। जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अगर तुम लोग चाहते हो सैलरी चैप्टर ऐसे चुटकियों में खत्म हो, कैसे खत्म हो? बजाओ। अच्छा, बजा भी रहे हो। चुटकी में चुटकी खत्म होती है, जो आती है पान पराग, पान मसाला। देखो इधर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, हम किसकी बात कर रहे हैं इस समय? ग्रेच्युटी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं आपके रिटायरमेंट बेनिफिट, जितनी भी मैंने लिस्ट बनवाई है, सब फटफट फटफट खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक का कंसेप्ट समझ में आया तो, दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई तो। ग्रेच्युटी क्या होती है? दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। और तुम लोग को मैंने एक चीज़ पहले भी बताई है, जब भी इस सेक्शन का नाम आए, जब भी किस सेक्शन का नाम आए? 10। जब भी सेक्शन 10 का दिमाग में नाम आए, तुरंत समझ लो बेटा कि हम बात कर रहे हैं एग्जेम्पशंस की। किसकी बात कर रहे हैं? इट मीन्स कि जो भी अब रिजल्टेंट फिगर आएंगी वो एग्जेम्प्ट होंगी। तो ये कहलाता है हम लोग का आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। एक बात बताओ, इस नाम में ही लिखा हुआ है दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। एक पॉइंट तो हम लोग का यहीं पर तैयार हो गया, उसको सेट करने की जरूरत ही नहीं दिमाग में, कि अगर रिटायरमेंट के बाद मिलेगा बेटा तो हमें इसकी छूट मिलेगी, तभी हमें वो एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर रिटायरमेंट के बाद मिला तो, अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस मिला तो, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस मिला तो इसकी कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 100% अमाउंट रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। बिना सोचे समझे आप उसको टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर है? अभी लिखवाएंगे ये पॉइंट, समझ में आया?
सबसे पहले हम ग्रेच्युटी के समय देखते हैं कि एम्प्लॉय होते कितने तरीके के हैं। तो आप दो तरीके से एम्प्लॉयज़ को बाइफरकेट करते हो। कितने तरीके से एम्प्लॉयज़ को बाइफरकेट करते हो? दो तरीके से। पहला कहलाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द सेकेंड वन इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट कहलाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द सेकेंड वन इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बारे में 100% एग्जेम्प्ट है। कुछ मत सोचो, सारा का सारा माफ कर दो। 100% एग्जेम्प्ट है। क्या है ये? 100% एग्जेम्प्ट है। और अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो फिर से एम्प्लॉयज़ को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो। ग्रेच्युटी अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करें तो दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, यानी वो एम्प्लॉयज़ जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर्ड होते हैं, और सेकेंड वो एम्प्लॉयज़ विच आर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। सर, ये जो दो टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, उसमें अगर हम बात करें कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, उनके लिए कुछ अलग लिमिट है, नॉट कवर्ड वालों के लिए अलग लिमिट है। सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? जो फिगर आएगी वो टैक्सेबल होगी या माफ़ होगी? बोलो। जो रिजल्टेंट फिगर हमको मिलेगी, आंसर मिलेगा, दैट आंसर अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स और एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो रिजल्टेंट फिगर आएगी वो बिल्कुल सही बोला, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 10। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 10। सेक्शन 10 का मतलब ही कि वो अमाउंट जो माफ़ है। बात समझो ना, सेक्शन 10 का मतलब ही है एग्जेम्पशन। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? सेक्शन 10 बोलो। तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो क्या होगी? माफ़ होगी। सोचना ही नहीं है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इन तीन में जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। पहला, ढंग से देखें, इधर लिखना बाद में, एक्चुअल अमाउंट। और गवर्नमेंट ने इसके लिए लिमिट बनाई है मैक्सिमम ₹10 लाख। पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 10 लाख। थर्ड है हाफ मंथ सैलरी। यहां हाफ मंथ का मतलब जानते हो कितना होता है? ये होता है 1/2 नहीं होता। यहाँ हाफ मंथ का मतलब 15/26 है। कहोगे सर अब आप हमें 26 को डिफाइन करिए। अगर तुम लोगों ने ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ा है अपने लॉ में तो हमें वो 4 दिन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हाफ मंथ का यहाँ पर मतलब क्या होगा? 15/26 डेज सैलरी। किस बेसिस पर, कौन सी सैलरी की बात कर रहे हैं आप? आधे महीने की सैलरी की आप बात कर रहे हैं। ये तो मैंने दिन निकाले, गिन गिन करके दिन निकाले। दिन क्या ये होते हैं? दिन को कन्वर्ट करो किस में? रुपीज़ में। तो आधे महीने की सैलरी, कौन सी सैलरी? जब 30 साल पहले मैं अपॉइंट हुआ था वो, या आज? लास्ट ड्रॉन सैलरी। किसके बेसिस पर? वो 15 दिन की सैलरी कौन सी? अभी वाली। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। ओहो, केवल 15 दिन की सैलरी निकालोगे? 30 साल काम करके मैं 15 दिन की सैलरी लेकर क्या करूंगा? ग्रेच्युटी यही होती है कि मैं 30 साल 40 साल काम करूं और 15 दिन की सैलरी। ये तो तुमने तो केवल 15 दिन की सैलरी निकाली। कहा गया
1 साल काम करो, इतनी सैलरी फोकट में पाओ ग्रेचुटी के नाम पे। 1 साल काम करो, इतनी सैलरी फोकट में पाओ ग्रेचुटी के नाम पे। 30 साल काम करो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 साल काम करो, 35 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 साल काम करो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? N2 half month salary on the basis of last drawn salary for how many years? For each completed year of service. Okay, for each completed years of service. अच्छा सर, अगर कोई बंदा 21 साल 8 महीना काम किया तो उसको 22 मानेंगे या 21 मानेंगे? आप तो ये बता ही नहीं, आपने कहा 21 साल। अरे कोई आदमी दिन देखकर थोड़ी रिटायर होता है, दिन देखकर थोड़ी पैदा होता है कि आज पैदा हो जाते हैं, रिटायरमेंट उसी हिसाब से होगी। अरे नहीं, बात समझना। अगर कोई बंदा 21 साल 11 महीना, 21 साल 10 महीना, 20 ईयर्स 7 मंथ, 20 ईयर्स 2 डेज, 20 ईयर्स 5 मंथ्स, क्या मानेंगे सर? तो कहा गया अगर 6 महीना 1 दिन कर ले और काम, 20 साल 6 महीना 1 दिन, उसको हम 21 साल मानेंगे। 35 साल 6 महीना 1 दिन काम कर ले, उसको हम 36 साल मानेंगे, 36 ईयर्स। यानी पार्ट ऑफ द ईयर विल बी ट्रीटेड एज द कंप्लीट ईयर, बट यस इट शुड बी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मैंने वर्ड लिख दिया है, अगर आपने असाइनमेंट देखा होगा तो। अभी मैं करवाता हूं, टिक, चिंता ना करें। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, और जब पार्ट देयर ऑफ लिखते हैं तो यहां लिख दो +6 मंथ। हमेशा याद रहेगा कि यहां पर कौन सा लेंगे, तो +6 मंथ, 6 मंथ और नहीं लिखें, +6 मंथ यानी 6 मंथ से ज्यादा। ठीक, अब जरा देखते हैं इन 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट एग्जेम्प्ट, माफ हो जाएगा। एक्चुअल 10 lakhs, हाफ मंथ सैलरी 15 divided by 26 days salary on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof. That's it. सर एक बात फिर छूट गई, सैलरी का मतलब क्या है? क्योंकि जब आप सैलरी की डेफिनेशन बता रहे थे ना, तो डेफिनेशन बहुत बड़ी थी। उस सैलरी की डेफिनेशन में आपने हमको बताया 17(1) में बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इन कैशमेंट, कॉमिटेड पेंशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सेक्शन 80CC। क्या लेंगे क्या ना लें? सैलरी का मतलब सब कुछ यहाँ पर जोड़ लें इस पर्पज़ के लिए? कहा गया ना, यहाँ पर आप जोड़ेंगे सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA, दैट्स इट। बस हो गया, ख़त्म, ये पार्ट ख़त्म हम लोग का। नोट करें जल्दी से। देखें इधर, नॉट कवर्ड अंडर द, लिखना छोड़ दें, बाद में लिखना, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। अच्छा सर, जो एम्प्लॉय कवर नहीं होगी उनके लिए रूल अलग है? बिल्कुल अलग रूल है। कौन सा रूल अलग है जरा देखें। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट। सर ये तो सेम है, हाँ। दूसरा, मैक्सिमम ₹10 lakhs। अरे ये सेकंड भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड भी क्या होगा? सेम नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे हाफ मंथ सैलरी, लेकिन वहाँ हाफ मंथ का मतलब था 15 divided by 26, और यहाँ है 15 divided by 30 days, यानी 1/2 हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ सैलरी किस बेसिस पर, कौन सी सैलरी की बात करोगे? दिन में मत गिनो,
रुपए में कन्वर्ट करूं, हाफ मंथ को रुपए में ले आओ, कौन सी सैलरी? लास्ट ड्रॉ नहीं, जिस दिन हम रिटायर हो रहे हैं, जिस दिन हम रिटायर हो रहे हैं उस महीने को पूरा हटा दो, उसके जस्ट पहले के 10 महीनों की एवरेज सैलरी को बेस ले लो। एवरेज सैलरी का मतलब 1 महीने की सैलरी, 50 महीने का एवरेज सैलरी मतलब 1 महीने की सैलरी, 20 महीने की एवरेज सैलरी का मतलब 1 महीने की सैलरी, 10 महीने की एवरेज सैलरी का मतलब 1 महीने की। हम ले 1 ही महीने की सैलरी है, यहाँ पर भी लास्ट ड्रॉन सैलरी लास्ट 1 महीने की सैलरी ली थी, लेकिन यहाँ पर लास्ट ड्रॉन सैलरी ना लेकर के पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी को बेस ले लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट लास्ट 10 months एवरेज सैलरी, कितने सालों के लिए? हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम ईयर्स बोल रहे हैं। हाँ बोलो, कितने सालों के लिए? 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच completed years of service, that's it। पार्ट देयर ऑफ का बेनिफिट यहां नहीं मिलने वाला। पार्ट देयर ऑफ 20 साल 11 महीने काम कर लो बेटा, जोड़ेंगे केवल 20 साल। पार्ट देयर ऑफ को बिल्कुल खत्म कर दो, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड हियर। 20 साल 11 महीने 29 दिन, 1 दिन बचा हुआ था, रिटायर हो गया बेटा, पूरा 1 साल खत्म हो गया। उस 1 साल में चाहते तो 15 दिन का सैलरी फोकट में मिल जाता, 1 दिन और काम करते 15 दिन का सैलरी फोकट में मिल जाता, नहीं कर पाए ना, रिटायरमेंट हो गई। तो फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट देयर ऑफ वर्ड हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। सर सैलरी का मतलब यहां भी बता दीजिए ना। सैलरी मीन्स, हाँ लिखते जाओ, मज़ा आ रहा होगा, लिखने में मज़ा आता ही है, किताब में भी लिखा ही रहता, घर पे भी जाते हो लिखते ही रहते होगे। मत लिखो कहने का मतलब ये है, मत लिखो। बेसिक सैलरी प्लस डीए, और डीए के आगे मैंने लिख दिया इफ। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलावेंसेस, मालूम होगा, महंगाई भत्ता। महंगाई देखो कितनी प्यारी है, डियर ठीक है ना, तो डियरनेस अलावेंसेस, तो ये बेसिक सैलरी प्लस डीए। इफ मैंने लिखा, सर इफ क्यों लिखा, उफ लिखते आप इफ में ऐसा क्या है जो आपने, थोड़ी देर में समझाते हैं। यहां क्यों नहीं लिखा इफ, देखते हैं। प्लस परसेंटेज, ये है मेरी सैलरी की मीनिंग। तो इसको जब आप नोट कर लेंगे तो फिर हम आपको सैलरी की मीनिंग बताएंगे, और थोड़ा जल्दी करेंगे। चले, देखा जाए। चलो एक बार और रिपीट कर ही देते हैं। ग्रेच्युटी, जब भी बात आएगी सेक्शन 10 दिमाग में टन 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 10 क्या होती है, घंटी बजती है। 10 का मतलब समझते हो?
10 का कुछ मालूम है हिस्ट्री वगैरह? नहीं 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 मालूम है हिस्ट्री। जब घड़ी तुम लोग मार्केट में लेने जाते हो तो उसमें ऐसे हमेशा रहता है 10:10। देखियो नहीं देखियो? जब भी नई घड़ी निकलेगी फैक्ट्री से शॉपकीपर की ओर, तो उसमें हमेशा इतना ही बजाया जाता है, मालूम है? ये सेंटर में नहीं है, ये यहाँ पे, नहीं तो ऐसे हंसा दो। बताओ ये हमेशा कितना बजाता है? 10:10। मालूम है क्यों? क्योंकि जो घड़ी का आविष्कार किया था उसका नाम था 1010। ठीक है ना? तो शुभ माना जाता है जब भी फैक्ट्री से घड़ी निकलते। देखते हो ना कि नहीं देखा है तुम लोगों ने आज तक? देखा ही नहीं है? मतलब आंख बंद करके चलते हो रास्ते में और घड़ी की दुकानों में जाते हो तो आंख बंद करके कोई घड़ी दे दो, अरे आंख खोलोगे तो मैक्सिमम घड़ियों में तुम्हें 10:10 ही मिलेगा। इसका मतलब वो घड़ी अभी यूज़ नहीं हुई है, इवन उसमें सेल भी नहीं डाला गया है। अब बात समझ में आई? तो ये 1010 ग्रेचुटी है। 1010 क्या है? ग्रेचुटी। ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। दो तरह से एम्प्लॉयज़ आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरा माफ है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो पार्ट में फिर कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। तीन में से जो सबसे कम होगा एक्चुअल 10 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी 15/26 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। और सैलरी की मीनिंग थी यहाँ पर बेसिक सैलरी प्लस डीए, दैट्स इट। और जब हम लोगों ने नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट की बात की तो तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी 1/2 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया था। और सैलरी की मीनिंग थी बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, दैट्स इट। सर इसको तो एक बार डिफाइन कर ही दीजिए। जब हम डीए की बात करते हैं तो डीए दो तरीके से दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। मान लो तुम मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है ना? मैं बन जाऊं? अच्छा ठीक, नहीं अगर मैं भी बन जाऊं कोई दिक्कत नहीं। मैं एम्प्लॉय हूँ, ये एम्प्लॉयर है। इसने कहा कि तेरे को काम करना है, 50,000 रुपये महीना मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? कम नहीं दे रहा है। इसके दिल से पूछो क्या बीत होगी। कम तो हम हमारे हिसाब से लग रहा है, इसके हिसाब से पूछो ना। कहेगा सर इतना आप हमको दे दीजिए, हम नौकरी कर लेंगे। तो 50,000 प्लस इसने कहा 20% हम आपको डीए देंगे। यानी अब हमें 50,000 सैलरी नहीं मिलेगी, 60,000 मिलेगी। डीए भी तो 10,000 ऐड होगा, हाँ या ना? और इसने साफ साफ कहा जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी डीए भी बढ़ता जाएगा। अब तक 10,000 था, सैलरी बढ़ने से कितना हो गया? 12,000। सैलरी पर डिपेंड है पहली चीज। या ये जो डीए है ये आपका सैलरी के साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल ऐसे। पक्की बात है ना? जब आप रिटायर करोगे तो हम डीए आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कवर करेंगे। जब आप रिटायर करोगे तो जब उस समय सैलरी का कैलकुलेशन होगा, कर तो रहे सैलरी का कैलकुलेशन, जब आप रिटायर करोगे तो उस समय जो सैलरी के साथ उस समय भी वो चिपका रहेगा उसके साथ। इसका मतलब डीए इज फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी और डीए इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ सैलरी और डीए इज टू बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्लियर हुआ? तो जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अवेलेबल होता है तो हम कहते हैं डीए इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डीए हमारे रगों में दौड़ रहा है, यानी कि सेवा शर्तों के साथ दौड़ रहा है। पक्की बात है ना? डीए हमारी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या है? अटैच्ड है। तो अगर इस तरह से डीए दिया जाता है तो हम कहेंगे डीए। और अगर डीए नॉर्मल दिया जाता है, 50,000 की सैलरी, चल तेरे को 10,000 का डीए देते हैं। 60,000 की सैलरी तो डीए कितना? ओहो कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझना, क्योंकि उसके साथ वो अटैच नहीं समझे मेरी बात? अटैच कहाँ है इसके साथ? नहीं है। क्लियर?
इसको कहा जाता है नॉट कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो अटैच होता है उसको कहते हैं कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नॉट कवर्ड अंडर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दोनों में समझ में आया मतलब? हाँ या ना? यहां पर जो डीए शामिल करेंगे चाहे वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, शामिल होगा डीए इफ। और जब मैंने डीए इफ लिखा है तो इसका मतलब ही होता है इफ कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डीए इफ, तो इफ का मतलब है इफ कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है मैंने केवल इफ लिख दिया, इसलिए उफ नहीं लिखा। क्यों? और इफ कवर्ड और कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये समझ में आ गया होगा? इफ का मतलब क्या है? प्लस परसेंटेज का मतलब बताइए ना। तो जब प्लस परसेंटेज, जब हम परसेंटेज वर्ड केवल यूज़ करेंगे आगे से, तो तुम लोग परसेंटेज का मतलब क्या समझोगे मैं उसको बता रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर achieved by employee। जब हम परसेंटेज वर्ड लिखेंगे तो उसका मतलब तुम लोग ये समझोगे। बोलो भाई, अब कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अगर मैं अब तुम लोगों से ग्रेचुटी पूछूं तो मुझे लगता है कि तुम लोग उसका जवाब दे दोगे। दे दोगे ना? पूछूं तो बता लोगे? दिक्कत है। ग्रेचुटी सेक्शन 1010 में कवर्ड होता है। दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। गवर्नमेंट 100% एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट दो तरीके के होते हैं। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, तीन में सबसे जो कम होगा माफ होगा। एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs, हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाई 26 days ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए। नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs, हाफ मंथ सैलरी 1/2 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया है। सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। बस वो करी हूँ। हाँ हाँ बताओ, नहीं समझ में आई बात? और जब भी मैं इफ़ का मतलब बोलूँगा तो वहाँ पर डीए सेवा शर्तों में दिया जाता है। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। क्लियर? हटा सकते हैं इसको। आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, आगे दे दें। ग्रेचुटी रिटायरमेंट बेनिफिट दिया है ना? दिया है नहीं दिया है? ग्रेचुटी इज द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। हाँ, पास्ट सर्विसेज के अगेंस्ट में दिया जा रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी 100% एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, half month salary on the basis of last on salary for each completed year of service or part thereof in excess of 6 months, maximum amount rupees 10 lakhs। और सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए लिखा हुआ है, ठीक है ना? अदर एम्प्लॉयज़ के केस में एक्चुअल अमाउंट हाफ मंथ सैलरी 1/2 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट देयरऑफ नहीं लिखा गया, मैक्सिमम रुपीज़ 10 लाख। और सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ बोले।
बच्चे ने कहा हमको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख करके कि शामिल करना है या नहीं करना। फिलहाल तो अभी हम क्वेश्चन कर नहीं रहे, लेकिन हम बता देते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो क्वेश्चन में लिखा रहे साफ साफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब तो सोचना ही नहीं है कि वो इफ है। क्वेश्चन में लिखा हो नॉट प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब सोचना ही नहीं है कि वो नो में है, इफ है ही नहीं। और लेकिन अगर क्वेश्चन डीए लिख करके साइलेंट हो जाए, डीए लिख करके साइलेंट हो जाए, तो बेटा अगर परसेंटेज के फॉर्म में है ना, तो मान लो कि उसके साथ एसोसिएटेड है। अगर अमाउंट के फॉर्म में है ना, तो मान लो कि उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। समझ गए? लेकिन अगर तुमको डाउट है अभी भी, हो सकता है अमाउंट में दिया हो, क्वेश्चन में लिखा हो कवर्ड अंडर द बेनिफिट्स, हो सकता है परसेंटेज में हो लिखा हो नॉट कवर्ड अंडर द बेनिफिट्स। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो हम परसेंटेज को एसोसिएट मान लेंगे और अमाउंट को नॉट एसोसिएटेड मान लेंगे। लेकिन अगर उल्टा भी करना चाहते हो, हमें उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं, नीचे नोट जरूर लिख देना उस पर। ये नॉर्मल एजम्पशन मैंने बताया। क्लियर हुआ? बोलो भाई, पक्का? आगे चल सकते हैं? अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लिखें? ढंग से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं। पहला, आते ही मैंने बताया कि ग्रेच्युटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट इफ gratuity is received by the employee during its tenure of the service, it is 100% taxable at all, whether it is a case of government employee or not. Clear? If gratuity is received during the tenure of service, %, amount received is taxable at all, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। हमें नहीं लगता इस नोट में किसी को कोई दिक्कत होगी। बोलो भाई, हमें नहीं लगता कि यहाँ किसी को कोई बट इफ है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, एक बात बताओ, आदमी पैदा तो एक ही तारीख को होता है ना, मतलब 1 तारीख का मतलब एक ही दिन होता है ना ठीक है ना? 1 तारीख का मतलब तारीख ही एक ना हो तो बट ऑब्वियस है, अगर वो 2 जगह काम करता होगा तो दोनों जगह से डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग अलग होगी, है कि नहीं? एक जगह वो 60 साल किसी और तारीख को होगा, दूसरी जगह 60 साल 2 साल बाद होगा। नहीं ना? क्या दोनों जगह बराबर होगा? हाँ, दोनों जगह एक साथ रिटायर करेगा, दोनों जगह एक ही सर्टिफिकेट लगाया होगा ना, अलग अलग सर्टिफिकेट, वहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ और, वहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ और। अगर रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स है, आपने 40 साल की एज में कोई नौकरी ज्वाइन की, तो इसका मतलब थोड़ी कि 40 साल और काम कर लो बराबर हो जाएगा, नहीं होगे तो 60 साल में ही ना चाहे कभी भी ज्वाइन किया हो। तो दोनों जगह से एक ही बार में रिटायर करेगा, दोनों जगह से वो 60 साल एक ही टाइम पर होगा।
यहाँ भी 60 साल, वहाँ भी 60 साल, दोनों जगह 60 साल वो एक ही जगह से होगा, एक ही समय पे होगा। और जब दोनों जगह से रिटायरमेंट एक साथ होगी तो दोनों जगह से ग्रेचुटी भी मिलेगी, बोलो ना। और जब दोनों जगह से ग्रेचुटी मिलेगी तो 10 लाख रुपए एक के यहाँ का था तो दो के यहाँ का कितना, एक के यहाँ का 10 लाख तो दो के यहाँ का कितना, 20 लाख। गलत जवाब, सही बोला ये। इन टोटालिटी ₹10 lakhs। आप एक जगह से रिटायर होते हो, दो जगह से रिटायर होते हो, तीन जगह से रिटायर होते हो, पूरी लाइफ टाइम में आपको जो बेनिफिट दिया जाएगा ग्रेचुटी का वो 10 लाख से अधिक का नहीं हो सकता। ग्रेचुटी का पूरा बेनिफिट पूरे लाइफ टाइम में 10 लाख से अधिक का नहीं हो सकता। अब क्लियर है, पक्का। If employees getting retired from more than one employer at the same year, then in that case the maximum limit of ₹10 lakhs would be restricted at ₹10 lakhs. ₹10 lakh is the lifetime benefit which a person can get avail. Clear? If employee is getting retired from more than one employer in the same year, then in that case the maximum limit of ₹10 lakhs would be restricted at ₹10 lakhs. Clear? पक्का। ऐसा भी तो हो सकता है, लास्ट, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने एक जगह 10 साल काम करके छोड़ दिया। नहीं हो सकता, 10 साल 15 साल काम करके छोड़ दिया, अभी मेरी रिटायरमेंट की एज नहीं आई थी लेकिन मैंने वो काम छोड़ दिया और वहाँ से मैंने अपना ग्रेचुटी का पैसा निकाल लिया। और जब रिटायर करके मैंने रिटायर ही हुआ, वहाँ से हट गए और उसके बाद मैंने ग्रेचुटी का अमाउंट लिया, कुछ एग्जाम्पशन मिला होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा मुझे, हाँ या ना। मान लेते हैं 2 लाख रुपए का उस समय मुझे छूट मिल गया, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जब मैं वहाँ से छोड़ा था, तो आज फिर मैं दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ, फिर मुझे कुछ पैसा मिलेगा इसके यहाँ से। बताओ, पूरी लाइफ टाइम में मुझे 10 लाख का बेनिफिट मिल सकता है, 2 लाख का बेनिफिट मैं ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ एग्जाम्पशन के तौर पे। अब जो मैं नए एम्प्लॉयर के यहाँ से बेनिफिट अवेल करूँगा उसकी मैक्सिमम लिमिट 8 लाख रुपए हो जाएगी। 10 लाख रुपए टोटल मुझे लाइफ टाइम में मिलना है, 2 लाख रुपए हम 10, 12, 15 साल पहले ले चुके हैं, अब बचा कितना, 8 लाख। दैट्स इट। क्लियर है? If employee has already availed exemption under this section, under section 10(10) in earlier year or years, at the time of retirement from previous employer, now again he is receiving gratuity from present employer at the time of retirement,
देन मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹10 लाख, क्या करे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹10 लाख कम कर देना, 10 लाख को कम कर देना, कितने से, उस 2 लाख से। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹10 लाख वुड गेट रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट which has already been exempted. अब क्लियर है, पक्का। ये 3 पॉइंट बिल्कुल दिमाग में आप लोग सेट करेंगे अपने। If gratuity is received during the tenure of service, 100% amount received is taxable at all. If employee is getting retired from more than one employee in same year, then in that case, the maximum limit of ₹10 lakhs would be restricted at ₹10 lakhs. If employee has already availed exemption under section 1010 in earlier year at the time of the retirement from previous employer, now again he is receiving gratuity from present employer at the time of the retirement, then maximum limit of ₹10 lakhs would get reduced by that amount which has already been exempted. Clear है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये 3 पॉइंट बिल्कुल सेट रहेंगे दिमाग में। अब आपका ग्रेचुटी टॉपिक इज ओवर। पूछे तो बताओगे? 2 मिनट दे दें? ले लें 2 मिनट, बिल्कुल रिवीजन करें और हमें बताएं। इसको हटाएं, तैयार रहेगा ये, याद रखोगे कि भूल जाओगे? बोलो, याद रखोगे। और जब पूछेंगे तो तुम लोग जानते हो क्या गाना गाओगे? याद आ रही है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा, याद आ रही, बस मुंह पे नहीं आ रहा। चलो भाई, आगे का पॉइंट, सेक्शन हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, सेक्शन 14 देखा, 14A देखा, 15 देखा, 16(1), 16(2), 16(3) देख लिया, 17(1), 17(2), 17(3) देख लिया। आज हम लोगों ने ये देख लिया, और अब जो देखने जा रहे हैं 10(10)A। हम डायरेक्ट 10(10)A पर नहीं जा रहे हैं, पहले हम आपको बताएंगे पेंशन के बारे में। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है तो उसको क्या मिलेगी? पेंशन। बोलो ना। और जब रिटायर करता है तो उसको पूरा फूल माला के साथ बिल्कुल पहना कर विदाई दी जाती है, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए जाते हैं, उसको एहसास कराया जाता है कि बेटा तू अब यहाँ से जा रहा है, हाँ या ना? और उसके बाद उसको क्या दी जाती है? पेंशन। पेंशन उतनी ही होगी जितनी सैलरी होगी? नहीं, अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो पेंशन 3,000, 4,000, 5,000, ठीक है ना? अब पेंशन अगर 4-5 हज़ार है तो उससे वो अपना जुगाड़ करता है। और देखो ना, सैलरी की जब डेफिनेशन मैंने बताई थी 17(1) में, तो मैंने बताया था बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन। तो पेंशन इज द फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। पेंशन इज टू बी ट्रीटेड लाइक योर सैलरी। एज एंड व्हेन अ पर्सन इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ पेंशन इज 100% चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। जब भी कोई बंदा पेंशन पाता है, क्यों पाता है? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तभी तो उसको पेंशन मिल रही है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप होने के कारण ही तो उसको पेंशन मिल रही है। तो जितनी भी पेंशन उसको मिलेगी दैट इज़ वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। हाँ या? और पेंशन और सैलरी में तो देखो तो कोई फ़र्क भी नहीं है। अच्छा, तो पेंशन को सैलरी में टैक्स लगाया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन बात करते हैं उस बंदे की जिसका नाम हल्कू था। कौन था? हल्का नहीं, हल्कू।
नाम सुना है? बड़ा ही गरीब आदमी, रिटायरमेंट के बाद अपने घर पे बैठा था, पेंशन पा रहा था, उसको 4,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिल रही है और 12 महीने तक उसको 48,000 पेंशन मिली। ठीक है, टैक्स लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल हो गया अंडर दैट सैलरी, हाँ या ना? अब आते हैं, थोड़ी पेंशन बढ़ा देते हैं। पेंशन बढ़ाने से टेंशन भी बढ़ेगी, क्यों? पेंशन बढ़ गई, आराम से घर पे बैठा हुआ था, अचानक उसको याद आया, अरे अगले महीने तो मेरे घर में शादी है बच्चे की। अचानक याद आया, ऐसे नहीं याद आया, अगले महीने मेरे घर पे बच्चे की शादी है और मुझे इतना रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? 4 लाख रुपए। अब गरीब आदमी 4 लाख रुपए चाहिए, दौड़ा दौड़ा, भाई किसको देखेगा? एक आदमी कहाँ से पैसा पाता था? अपने एम्प्लॉयर से। उम्मीद कहाँ से करेगा? सबसे पहले उसका दिमाग जाएगा रिश्तेदार नाते ना, उसका सीधा दिमाग जाएगा अपने एम्प्लॉयर के पास। दौड़ा दौड़ा गया, हाँफता हुआ गया, मालिक 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 ने कहा बोल। तो कहा मालिक आप हमें पेंशन देते हो? उसने कहा बिल्कुल देते हैं। एक काम करो मालिक, हमको कुछ पैसा दे दो एडवांस में, पेंशन में से काट लेना। क्या करना? मालिक ने ऐसा थोड़ी होता है पेंशन में से काट लेना, तू मेरे लिए कौन सा काम करता है, हम तेरा पेंशन में से काट लेंगे। उसने कहा मालिक हमको ज़रूरत है कितने रुपयों की? 4 लाख की। मालिक ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और समझ में आया ये बंदा अभी दुनिया में 10 साल और जिंदा रहेगा, नियर अबाउट। कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। उसकी लाइफ रहेगी 10 साल और वो हर साल कितना रुपया लेगा हमसे, और 10 साल के अंदर कितना ले लेगा? बोलो ना। उसने हल्कू से कहा देख हल्कू, तुझे पैसा चाहिए 4 लाख रुपए, ले जा। क्या? ले जा, लेकिन आगे से अब हम तुम्हें केवल 60% देंगे पेंशन का। कितना देंगे? 60%। हम ये मान लेंगे तेरी 40% पेंशन मैंने सारी आज की आज दे दी। ये जो 4 लाख तू ले जा रहा है, मान लेंगे तूने अपनी 40% पेंशन को कॉम्यूट करवा लिया। कॉम्यूट का मतलब होता है एक मुश्त। सारी पेंशन जो तू लेता पूरी अपनी लाइफ टाइम में तुमने अभी ले ली। ये थोड़ी बताएगा मान ले रहे हैं तू 10 साल जिएगा, वो तो चाकू निकाल करके ले आएगा। बात समझना। वो उसको बोलेगा कि 40% पेंशन तेरी खत्म, आगे से अगर तुझे 60% पेंशन चाहिए, अब तेरे को 10-10 हज़ार घर पे नहीं भेजवाऊंगा पेंशन। कितनी भेजवाऊंगा? 6-6 हज़ार पेंशन भेजवाऊंगा। 4 हज़ार तेरी पूरी लाइफ टाइम के लिए मैंने खत्म कर दी पेंशन, जितने साल तुझे मिलनी चाहिए थी। अब तुझे 10 हज़ार का 4 हज़ार नहीं मिलेगा, 6 हज़ार ही घर पे पहुंचेगा। मालिक ने तुरंत दिमाग दौड़ाया था। कैसे? कि 10 साल में 4 लाख 80 हज़ार रुपये लेता, चल 4 लाख में निपटा दे, 80 हज़ार रुपये फ़ायदा हो गया। बात समझना। नहीं फ़ायदा हुआ मालिक को, मालिक ने अपना वो फ़ायदा निकाल लिया और बोला कि अब तेरे को केवल 60% पेंशन मिलेगी, यानी तूने अनकॉम्यूटेड पेंशन रखी है कितनी? 60%। और 60% पेंशन का मतलब है 10 हज़ार का 60%। अब तेरे को हर महीने घर पे तेरे 6 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी। उसने कहा मालिक बड़ी दया होगी अगर आप 4 लाख रुपए दे दें और हर महीने 40% पेंशन काट लें, हमको 60% ही पेंशन दीजिएगा। मालिक ने उसको उसकी कॉम्यूटेड पेंशन 40% दे दी। और जब उसने 40% कॉम्यूट करवाई थी पेंशन, तो बताओ ना कितना रुपया मिला था उसको? कितना मिला था? 4 लाख। बोलो बस ना, ये हिसाब किताब था। देखो एक गरीब आदमी हल्कू दौड़ा दौड़ा गया था मालिक के पास, हमको कुछ पैसा दे दो, पेंशन दे दो। पेंशन एक साथ ले आया और सरकार ने कहा 4 लाख तूने कमा लिया। सरकार ने क्या बोला? 4 लाख तूने ला टैक्स दे। 4 लाख का मतलब हायर स्लैब पर, ये तो गरीब क्या बन गया?
अमीर बन गया एक ही दिन में। अरे 10 साल की पेंशन एक साथ लोगे तो अमीर तो दिखोगे ना। और बेचारा मजबूरी में गया था पैसा लेने, और सरकार उस मजबूरी का क्या उठा रही है? फ़ायदा, कि टैक्स लाओ मेरा तो फ़ायदा हो गया। सरकार ने इस मजबूरी को समझा और कहा कि हम ऐसे मजबूर लोगों को क्या देंगे? टैक्स में छूट देंगे, उनके इस अमाउंट को एग्जेम्पशन देंगे। एग्जेम्पशन किस सेक्शन में देंगे? सेक्शन 10(10)(a) में देंगे। किस में देंगे? सेक्शन 10(10)(a) में देंगे। ये जो छूट दी जाएगी, एक साथ रुपए 4 लाख जो निकाला है उसकी तुझे छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? कहा गया कि अगर तू ग्रेच्युटी पाता है या नहीं पाता, पहले तो वो बता दे। तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तू पहले ये बता। अगर तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इधर आ जा, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इधर आ जा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तूने कम्यूट करवाई है, जा, क्या याद रखेगा? सारा का सारा तेरा माफ है, सारा का सारा तेरा माफ है। बाबू इधर है। गवर्नमेंट का 100% क्या है? माफ है। और अगर नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो नॉन गवर्नमेंट के केस में कहा गया एम्प्लॉयज़ को 2 पार्ट में बांटो। पूछ उस एम्प्लॉय से कि तुझे रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिली थी या नहीं मिली थी। बता तू हल्कू, तेरे को रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिली या नहीं मिली? उसने कहा माई बाप ग्रेच्युटी मिली, या वो कहेगा माई बाप ग्रेच्युटी नहीं मिली। अभी हम रफ बना रहे हैं, तुम लोग लिखोगे तो बड़ा मजा आएगा काटने में फिर। ग्रेच्युटी रिसिव्ड एंड ग्रेच्युटी नॉट रिसिव्ड। अगर ग्रेच्युटी रिसिव्ड है तो 1/3 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन ओके इज एग्जेम्प्ट। ओके, क्योंकि हम सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी रिजल्टेंट फिगर आएगी वो क्या होगी? माफ होगी। अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड करता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 40% पर तूने 4 लाख रुपए पा लिए। अगर तूने पूरा 100% कॉम्यूट करवाया होता तो कितना पाता? 40% पर 4 लाख पा गया। अगर 100% कॉम्यूट करवाता तो मालिक उसको कितना देकर विदा करता? 10 लाख। 40 पर अगर 4 लाख दिया है तो 10 पर 100 पर 10 लाख देता। सीधा सा हिसाब है, नहीं? पक्का ना? उस 10 लाख का 1/3 माफ हो जाएगा, यानी 3,33,333 क्या होगा? माफ हो जाएगा। जबकि उसको हाथ में मिला कितना था? 4 लाख। 4 लाख में 3,33 माफ हो गया। 66,667 66,667 पर टैक्स लग जाएगा। दैट्स इट। कितना सिंपल है। अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पाता है देन 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। If he is receiving 40%, 4 lakh against 40%, then he'll receive 100% against 10 lakh. 10 lakhs पाता ना 100% के अगेंस्ट, तो 10 lakhs का 1/3 इतना माफ हो गया। एक्चुअल में उसको मिला कितना? 4 में इतना माफ, तो बचा कितना? 66,667। लेकिन अगर ग्रेच्युटी नहीं पाता है ना तो हाफ ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। अब समझ में आई? हाफ ऑफ। तो अब बताओ, अगर केस यही रहे तो 40% का 4 लाख, तो 100% का कितना? 10 लाख। 10 लाख का आधा माफ, आधा कितना? 5 लाख। अरे पा तो 4 लाख रहा है, पा तो 4 लाख रहा है और माफ है 5 लाख, तो पूरा माफ हो गया ना, कोई टैक्सेबल नहीं हुआ। नहीं समझे? पक्का?
हटाएं इसको, अब इसकी कहानी लिख दें। अब हमसे तुम लोग ये तो ना पूछोगे सर 100% कैसे निकलता है, अब तो नहीं पूछोगे ना। क्वेश्चन में अगर दिया रहे 40% के लिए 4 लाख, तो तुम लोग 100% के लिए निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। कॉम्यूटेड पेंशन, एम्प्लॉय दो तरीके से होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इफ ही receives gratuity, if he does not receives gratuity। जब टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है तो वहाँ वर्ब के साथ SIS नहीं जोड़ा जाता, मालूम है। हम तुम लोग को टेंस भी पढ़ा दे, सोचा दिमाग में आ गया, तुमने कहा बात ही कर लेते हैं। हाँ बताओ, 1/3 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज exempt, 1/2 of 100% commuted pension is exempt। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी की मीनिंग क्या होगी यहाँ पर? सैलरी की मीनिंग नहीं बताओगे ना? बताएं हम, बता दें, ज़बरदस्ती बता दें। कहीं लिखा है क्या सैलरी? तो बात करता हूँ, जब नहीं लिखा तो ज़बरदस्ती बता दें, कुछ भी मान लेना, जो मन में आए, तुम लोग की इच्छा। ठीक है ना? नहीं समझ में आई बात? पक्का? अब दोनों पूछें, ग्रेचुटी और कॉम्यूटेड पेंशन। ग्रेचुटी में मैंने बताया सेक्शन 10(10) दो तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे, ढंग से सुनना, आंख बंद करके सोचो। हाँ, दो तरह के एम्प्लॉयज़ होंगे, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 100% एग्जेम्प्ट होता है, ध्यान है कि सो रहे हो, 100% एग्जेम्प्ट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो दो तरह के एम्प्लॉय होंगे, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, तीन में से जो सबसे कम होगा। एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs, हाफ मंथ सैलरी, 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डी। नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में तीन में जो सबसे कम होगा, एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपीज़, हाफ मंथ सैलरी 1/2 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पार्ट देयर ऑफ वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज, दैट्स इट। तीन पॉइंट्स इसमें बताए गए थे। ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस इज 100% टैक्सेबल एट ऑल, irrespective of the fact whether the employee is a government employee or non-government employee। दूसरा बताया था, if any employee is going to receive the amount of gratuity from more than one employer in the same previous year, then the maximum limit of rupees 10 lakhs would be restricted to rupees 10 lakhs itself, that's it। थर्ड बताया था, if an employee has already availed the benefit under section 10(10) in any earlier year from the at the time of the retirement from any earlier employer, previous employer, then now at the retirement from the present employer he is receiving the amount of gratuity, then at that time the maximum limit of rupees 10 lakhs would get reduced by rupees that amount which he has already been exempted in any earlier year, that's it। उसके बाद मैंने बताया था कॉम्यूटेड पेंशन। कॉम्यूटेड पेंशन दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो पार्ट में देखेंगे, ग्रेचुटी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट, अगर नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। तो आज जितनी भी क्लास चली, देखो ना, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर रिविजन हो गया। पक्की बात है ना? नहीं समझ में आई बात? कहीं कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो आज की मुलाकात बस इतनी। थैंक यू बच्चों।